हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ग्रोस। स्टडी ग्रोस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम प्राचीन भारत के इतिहास में इतिहास जानने के इस स्रोत के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। दोस्तों, प्राचीन भारत का इतिहास जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि इतिहास एक्चुअली में कहते किसे हैं। यानी कि क्या वो सभी चीज़ें जो हमारे पास्ट में घटित होती हैं, क्या वो इतिहास हैं? तो इसका आंसर आएगा नो। इतिहास हम उन चीज़ों को कहते हैं जिस समय हमें कुछ लिखित साक्ष्य उपलब्ध होने लगते हैं, जिनके प्रमाण उपलब्ध होने लगते हैं। और इतिहास का अध्ययन हम किस तरीके से करते हैं? जो हमारे अतीत में घटनाएं होती हैं उनका हम क्रम के अनुसार अध्ययन करते हैं। क्या है इतिहास? क्या है? मेनली हमारे अतीत का क्या है? क्रमानुसार अध्ययन है। क्या है इतिहास? हमारे अतीत का इतिहास हमारे अतीत का क्रमानुसार अध्ययन है। ठीक, यानी इस वर्ड को आप याद रखिएगा क्योंकि ये वर्ड एग्जाम में आपसे जरूर पूछता है। और इसका अध्ययन करने वाले, इतिहास का अध्ययन करने वाले को क्या कहते हैं? इतिहासकार। ठीक, अब आते हैं दोस्तों कि इतिहास का अध्ययन, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इतिहास बहुत वाइड है, यानी बहुत बड़ा है। इसको हम किस तरीके से पढ़ें कि ये हमें याद हो सके, इसीलिए विद्वानों ने इसको याद रखने की वजह से इसको दो भागों में बांटा है। यानी इतिहास का काल विभाजन किया है दो आधार पर। पहला है स्रोत के आधार पर और दूसरा है काल समय के आधार पर। ठीक, यानी दो आधार पर, स्रोत यानी प्रमाणों के आधार पर और दूसरा है काल समय यानी कि टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग। अब हम बात करते हैं स्रोत के आधार पर। स्रोत के आधार पर इसको तीन भागों में बांटा गया है: प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। तो प्राग ऐतिहासिक काल में क्या होता है? प्राग ऐतिहासिक काल उस काल को कहा जाता है जिस समय हमें जो प्रमाण मिले हैं उसको लिखित रूप में नहीं मिले हैं और जिनको पढ़ा नहीं जा सका है। यानी कि अगर पढ़ा नहीं जा सका है तो उनकी कोई लिपि नहीं होगी, कोई लैंग्वेज नहीं होगी, इसी वजह से तो हम पढ़ नहीं पाएंगे। अगर उनकी कोई लैंग्वेज होती, लिपि होती तो हम पढ़ पाते। यानी कि इस काल के जो साक्ष्य मिले हैं वो क्या है? अनरिटन है। ठीक, तो इस काल में कौन से आते हैं? पाषाण काल, यानी पाषाण मतलब पत्थर का काल। उस समय कोई भी लिपि वगैरह नहीं थी। ठीक, अब आते हैं आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिस काल में लिखित प्रमाण तो मिले हैं लेकिन उन्हें पढ़ा नहीं गया है। ठीक, यानी कि लिखित प्रमाण मिले हैं, पढ़ा नहीं गया है क्योंकि इसकी जो लिपि है अभी तक किसी को समझ में नहीं आई है। तो जिसमें आती है सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता की जो लिपि है उसमें क्या है? मेनली लिपि में किसको यूज़ किया गया है? चित्रों का यूज़ किया गया है मेनली लिपि में। इसलिए इस लिपि को क्या कहते हैं? इस लिपि को कहते हैं भाव चित्रात्मक लिपि। क्या कहते हैं दोस्तों? भाव चित्रात्मक लिपि, चित्रात्मक लिपि। ठीक, तो ये क्या अंतर है इन दोनों में? इसमें लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, ना ही इन्हें पढ़ा गया है। आदि ऐतिहासिक काल में उपलब्ध तो हैं लेकिन उन्हें पढ़ा नहीं गया है। और ऐतिहासिक काल में क्या है? कि लिखित साक्ष्य भी उपलब्ध है और उन्हें पढ़ा भी गया है। उन्हें हम ऐतिहासिक काल कहते हैं जिसमें हमारे वेद, हमारे समाज से रिलेटेड आ जाते हैं। हमारे वेद हो गए, पुराण हो गए, हमारे ब्राह्मण ग्रंथ हो गए, जो भी रिटन साहित्यिक साक्ष्य जो भी रिटन है वो क्या आते हैं? वो ऐतिहासिक काल में आते हैं। ऐतिहासिक आप ऐसे याद रखेंगे, ऐतिहासिक, ऐतिहासिक काल। ठीक, ऐतिहासिक सा से साहित्यिक, यानी जितने भी सा से साहित्यिक वेद ग्रंथ वगैरह उपलब्ध है उन्हें लिखा भी गया है, पढ़ा भी गया है, वो भी विभिन्न विभिन्न लिपियों में, जैसा कि आप जानते हैं। इसमें अब बात करते हैं कि एग्जाम में जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो क्या पूछे जाते हैं? वो पूछा जाता है सबसे पहला ये सिंधु घाटी वाला आपसे पूछा जाता है कि किस काल में लिखित साक्ष्यों को पढ़ा नहीं गया है, रिटन मिले हैं पर पढ़ा नहीं गया है, तो वो कौन सा काल है? आद्य ऐतिहासिक काल। ठीक, और दूसरा काल, उसके बाद आपसे ये पूछते हैं कि लिखित साक्ष्य उपलब्ध भी है लेकिन उन्हें पढ़ा भी गया हो तो कौन सा है? वेद और मौर्य है। ठीक, और आपसे कभी कभी ये क्वेश्चन घुमा कर भी पूछ लिया जाता है कि प्राग ऐतिहासिक काल को और किस नाम से जानते हैं? तो वो जानते हैं हम किस नाम से? पाषाण काल नाम से। ठीक, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम काल समय के आधार पर। काल समय के आधार पर भी इतिहास को तीन भागों में बांटा गया है।
पहला है प्राचीन काल, जिसमें पाषाण काल से लेकर के हर्षवर्धन काल तक है। दूसरा है मध्यकाल, जिसमें राजपूत काल से मुगल काल तक है। और तीसरा है आपका आधुनिक काल, जिसमें औरंगजेब की मृत्यु से लेकर के भारत की स्वतंत्रता तक है। ठीक, अब आप इसको याद कैसे करेंगे कि कौन सा काल कब का है? कभी कभी आपसे ये सीक्वेंस पूछ लेता है कि प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। ठीक, प्राचीन जो इतिहास है उसको काल समय के आधार पर किन किन भागों में बांटा गया है उनके नाम पूछ लेता है। तो कौन कौन से सीक्वेंसेस हैं? प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। प्राचीन काल को भी 3 भागों में बांटा गया है, निम्न, मध्य और उच्च। कौन सा है? निम्न है, निम्न काल में है, मध्य काल में है और उच्च काल में है। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। अब हम बात करते हैं आधुनिक काल, जो कि था औरंगजेब की मृत्यु से भारत की स्वतंत्रता तक, यानी कि गांधी युग जब से प्रारंभ होता शुरू होता है हमारा स्वतंत्रता संग्राम, वहां तक माना जाता है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि जो इतिहास के स्रोत हैं, एक्चुअली में स्रोत कैसे कहते किसे हैं हम लोग? स्रोत क्या होते हैं? स्रोत का मतलब होता है प्रमाण। ठीक, स्रोत का मतलब होता है प्रमाण। एक मिनट दोस्तों, स्रोत की चर्चा हम बाद में करेंगे, पहले हम जानेंगे कि इतिहास का महत्व क्या है। इतिहास के महत्व को समझने के लिए हम लोगों को पहले ये जानना होगा, हमने जैसा कि अभी पीछे पढ़ा कि इतिहास क्या होता है, हमारे पास्ट का जो भी हम क्रमानुसार अध्ययन कहते हैं उसे इतिहास कहते हैं। यानी कि हम जो क्रम से चीज़ें जिनके बारे में हम पढ़ते हैं उनसे हम कुछ सीखते हैं, यानी कि हम अपने पास्ट से कुछ सीख करके उसको अपने प्रेजेंट में क्या करते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। यानी कि उनकी गलतियों से मेनली हम लोग सीखते हैं, गलतियों से हम सीखते हैं। ठीक, उसके बाद हम लोग सीखने के बाद जो उनकी अच्छी नीतियाँ रहती हैं उनको क्या कहते हैं? अपनाते हैं। ठीक, जो हमें सही लगता है उसको हम यूज़ करते हैं। यानी कि जो फिर हमने पास्ट में जो गलती की है हम उसको अपने प्रेजेंट या फ्यूचर में ना दोहराएं, इसीलिए हम इतिहास को पढ़ते हैं। ठीक दोस्तों, मेनली लोगों को इतिहास पढ़ना बोरिंग लगता है, लेकिन अगर आप इन चीज़ों को सबको रिलेट करके पढ़ेंगे तो आपको निश्चित ही यह बोरिंग नहीं लगेगा और आपको इंटरेस्ट आएगा और आपको चीज़ें याद रख सकेंगे। ठीक, अब बात करते हैं भारत देश का नाम इंडिया कैसे पड़ा। ठीक, मतलब इंडिया शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, इस बारे में बात करते हैं। तो इंडिया शब्द जो है ये निकला है, इसी में छुपा हुआ है इसका मतलब इंडिया। इंडस यानी इंडस, इंडस किसको कहा जाता था? सिंधु नदी को कहा जाता था इंडिया। ठीक, इंडिया वर्ड जो बना है वो किससे बना है? इंडस से, जिससे क्या कहा जाता था? सिंधु कहा जाता था। और यह नाम किसने दिया था? विदेशियों ने। भाई इंग्लिश वर्ड है तो भाई विदेशी ही नाम देंगे इसे, तो क्या था? इन विदेशियों ने क्या कहा था? इसे सिंधु और इंडस नाम दिया था इंडिया को। और फिर आपसे पूछा जाता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है आपसे ये, 2500 वर्ष पूर्व जो ईरानी तथा यूनानियों ने इसको क्या नाम दिया था? इसको नाम दिया था हिंदोस। हिंदुस्तान से आप याद रखेंगे हिंदोस, और इंडोस इंडिया से याद रखेंगे इंडोस। किसने दिया था? ईरानी और यूनानियों ने। ठीक, हाँ, इस तरीके से आप याद रखेंगे। और हिंदोस और इंडोस तथा इस नदी के जो पूरब में स्थित, पूरब में कौन स्थित है? हमारा देश, जिसको क्या कहा था इन लोगों ने? इंडिया कहा था। ठीक, ऐसे आप याद रखेंगे इसको। अब आते हैं कि उत्तर पश्चिम भारत में रहने वाले समूह के लिए इसका वर्णन कब किया गया था? 3500 पुराण कृति ऋग्वेद में मिलता है। यानी कि इसके प्रमाण कब मिलते हैं? उत्तर पश्चिम भारत में रहने वाले लोग, यानी कि उत्तर पश्चिम भारत में कौन लोग रहते थे? आर्य लोग। ठीक, तो उत्तर पश्चिम भारत में आर्यों के रहने की जो हमें प्रमाण मिले हैं वो कहाँ से मिले हैं? हमें ऋग्वेद में मिले हैं। ठीक, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए एक बार रिकॉल कर लेते हैं हम। तो हम बात हाँ, तो एक बार रिकॉल कर लेते हैं। तो हमने क्या पढ़ा कि इंडिया वर्ड किससे बना है? इंडस। इंडस का मतलब क्या है? सिंधु। यह नाम किसने दिया था? इंग्लिश वर्ड है तो नाम किसने दिया था? विदेशियों ने दिया था। ठीक, उसके बाद 2500 में ईरानी और यूनानियों ने क्या दिया नाम दिया था? हिंदूज और इंडोज। क्या नाम दिया था? हिंदूज और इंडोज। और इसके पूरब में रहने वाले को क्या कहा था? इंडिया। पूरब स्थित नदी जो थी उसको क्या कहा था? इस नदी के पूर्व में जो भी प्लेस था स्थित था उसको कहा था इंडिया। और उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के प्रमाण यानी आर्यों के जो प्रमाण हमें मिले हैं वो कहाँ से मिले? सबसे पुरानी कृति जो है ऋग्वेद, यानी कि सबसे प्राचीन कृति जो ग्रंथ है हमें उसके प्रमाण हमें कहाँ से मिलते हैं? ऋग्वेद से। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम प्राचीन इतिहास के स्रोत। दोस्तों स्रोत क्या होता है? स्रोत, ये वर्ड
आप कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि स्रोत का मतलब क्या है। तो स्रोत का मतलब होता है एविडेंस, यानी कि प्रमाण, कि प्राचीन भारत के प्रमाण क्या क्या हैं जिनके बारे में हम लोगों के रहन सहन, उनके रीति रिवाजों के बारे में जो भी हम जानकारी इकट्ठी करते हैं वो किन प्रमाणों या आधारों पर हम इकट्ठी करते हैं, उनको क्या कहा जाता है, उनको स्रोत कहा जाता है। ठीक, अब बात करते हैं स्रोत को दो प्रकार में बांटते हैं हम। स्रोतों को दो प्रकार से होते हैं। कौन से? प्राथमिक स्रोत, जिसे हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं प्रत्यक्ष स्रोत भी कहते हैं। प्राथमिक स्रोतों को क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष स्रोत भी कहते हैं। तो प्राथमिक स्रोतों के अंतर्गत पुरातत्व संबंधी स्रोत और अभिलेख संबंधी स्रोत आते हैं, और प्रशस्तियाँ आती हैं, और सिक्के आते हैं। इसमें चार आते हैं हमारे, पुरातत्व संबंधी, अभिलेख, प्रशस्ति और सिक्के आते हैं। दूसरे आते हैं हमारे द्वितीयक स्रोत यानी अप्रत्यक्ष स्रोत, जिन्हें हम साहित्यिक स्रोत भी कहते हैं, जिसमें आती हैं हमारी पांडुलिपियाँ, धर्म ग्रंथ, समसामयिक ग्रंथ और लौकिक साहित्य। समसामयिक ग्रंथ यानी कि उस समय में जो ग्रंथ की रचना की गई थी उन्हें कहते हैं हम समसामयिक ग्रंथ, और लौकिक ग्रंथ यानी लोगों से रिलेटेड जो भी धार्मिक ग्रंथ थे लौकिक, तो उसके बारे में, कर्मकांडों के बारे में, वो साहित्यिक ग्रंथ। ठीक, पांडुलिपियाँ जो कि हाथ से लिखी जाती थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेनली आपसे ये इनके अंदर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनकी चर्चा हम आगे वाले वीडियो में आगे करते हैं। आते हैं हम, अब हम प्राथमिक स्रोतों की बात करते हैं। प्राथमिक या प्रत्यक्ष स्रोत के अंतर्गत कौन कौन से साक्ष्य आते हैं, जिसमें पुरातत्व संबंधी साक्ष्य आते हैं। पुरातत्व संबंधी, पुरातत्व यानी कि पुराने तत्व, आप इसे ऐसे याद करेंगे। पुरातत्व का मतलब है पुराने तत्व। पुरा मीन्स पुराना, तत्व मीन्स कि कहीं से खोदे गए। तत्व कहाँ होते हैं? मेनली हम जमीन के अंदर से खोदते हैं तो हमें विभिन्न प्रकार के तत्व, धातु वगैरह प्राप्त होती हैं। यानी कि पुरातत्व संबंधी यानी कि धरती के नीचे से निकाले गए स्रोत जो भी होंगे वो कहलाएंगे हमारे पुरातत्व संबंधी साक्ष्य, जो कि टीलों के नीचे दबे हुए होते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जमीन के नीचे जो दबे हुए होते हैं, टीले होते हैं, उनको कहते हैं पुरातत्व संबंधी स्रोत। और इन टीलों की जो भी खुदाई वगैरह करते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है? जो जहाँ जो लोग भी इसकी खुदाई वगैरह कहते हैं, हम उन्हें कहते हैं पुरातत्वविद, जो भी ये काम करते हैं। ये सब लोग ये काम नहीं कर सकते हैं, जिनका मतलब जिनकी ड्यूटी रहती है, जो लोग ये काम जानते हैं, जिनको इस बारे में ज्ञान होता है, तो वही लोग ये काम करते हैं। उन्हीं को हम कहते हैं पुरातत्वविद, यानी कि पुरातत्वविद कहते हैं। और जहाँ से ये जानकारी मिलती है जिस प्लेस से, उसको कहते हैं पुरातत्व या आर्कियोलॉजी कहते हैं। जानकारी जहाँ से मिलती है प्राचीन काल के लोगों की। ठीक है, और पुरातत्वविद यानी कि आर्कियोलॉजिस्ट। ठीक, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। आपको ये याद रखना है क्योंकि ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अब आते हैं कि एक एग्जाम में ये आपसे बहुत पूछा जाता है, भारतीय सर्वेक्षण विभाग के जनक कौन थे? तो अलेक्जेंडर कनिंघम थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट, VVIP करके आप लोग लगा लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि भारतीय सर्वेक्षण विभाग का जनक किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। इन्होंने ही सबसे पहले प्राचीन मतलब भारत के जो भी थे या दुनिया के थे सभी पुरातत्वविदों की खोज वगैरह की थी। ठीक, उसके बाद आते हैं अभिलेख। अभिलेख के संदर्भ में बात करते हैं। अभिलेखों में क्या है? इसमें आते हैं अभिलेख यानी कि कहीं पर लिखे हुए, किसी कठोर सतहों पर लिखे हुए या मुलायम कोई भी कागज उस टाइम के जो भी होते थे उस पर लिखे हुए, उत्कीर्ण हुए, उन्हें हम अभिलेख कहते हैं। ठीक, इसमें आते हैं जैसे मुहर आती हैं, प्रस्तर स्तंभ आते हैं, स्तूप आते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं ये सांची का स्तूप है, ये अभिलेख है एक। ठीक, यहाँ पे बौद्ध धर्म से रिलेटेड हमें अभिलेख मिलेंगे विभिन्न प्रकार के। और चट्टानें होती हैं, चट्टानों में कुछ हमें लिखा हुआ मिलता है। ताम्रपत्र होते हैं। ताम्रपत्र क्या होते हैं? ताम्रपत्र वो होते हैं जो कि भुर्ज, एक पेड़ होता था, उसकी छाल को निकाल कर जो तैयार किया जाता था उसे ताम्रपत्र कहते हैं। उसमें लिखा जाता था, पांडुलिपियाँ वगैरह लिखी जाती थी। ठीक, तो अभी लोग हमें ताम्रपत्र हो गए। और कुछ मंदिर की दीवारों में भी आप लोग देखते होंगे दोस्तों, जब कहीं घूमने जाते होंगे तो मंदिर की दीवार में बहुत पुराना प्राचीन टाइप का कुछ लिखा रहता है लिपियों से, जो हम लोग नहीं जानते हैं क्योंकि हम लोगों ने उसका अध्ययन नहीं किया है। तो उन्हें क्या, जो भी लिखे रहते हैं उन्हीं को हम अभिलेख कहते हैं, जो कि हमारे म्यूजियम वगैरह में भी आप लोग देख सकते हैं, वहाँ पे भी रखे हुए रहते हैं, या फिर जहाँ पे मंदिर वगैरह होते हैं वहाँ पे भी आप देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम लोग अभिलेखों में सबसे इम्पोर्टेंट जो अभिलेख थे वो थे अशोक के अभिलेख, जिससे एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बनते हैं। ये आपसे हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप चाहे किसी भी सब्जेक्ट का एग्जाम दीजिए, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपसे ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे UPSC हो, चाहे टीचिंग लेवल के एग्जाम हो, या कोई भी एग्जाम हो, पूछे जाएंगे। तो अब बात करते हैं अभिलेखों में सबसे इम्पोर्टेंट अशोक के अभिलेख। अशोक के अभिलेख किस लिपि में लिखे गए थे?
ये लिखे अशोक, जो कि मौर्य साम्राज्य का एक बहुत ही एक शक्तिशाली शासक था, जिसने कलिंग युद्ध के बाद जिसका मन परिवर्तन हुआ था और उसने ठानी थी कि मैं कभी युद्ध नहीं करूंगा, और उसने लोगों की सेवा में और अच्छे धर्म कर्म में उसने जो अभिलेख लिखवाए थे लोगों को प्रेरित करने के लिए, कुछ नैतिक शिक्षाएं दी थी। तो उन नैतिक शिक्षाओं को उसने कभी मतलब स्तंभों वगैरह में लिखवाए थे, जो पिलर वगैरह होते हैं ना, वहाँ पे लिखवाए थे ताकि आम जनता लोग उसे पढ़ सकें और उससे सीख ले सकें। तो उसने उस टाइम के जो अभिलेख थे, उस टाइम पे तो भाई हिंदी हमारी भाषा बनी नहीं थी कि देवनागरी लिपि आई हो, तो उस समय के जो अभिलेख थे वो किस लिपि में थे, यानी कि मौर्य साम्राज्य के समय जो अभिलेखों का उपयोग किया गया था, तो अशोक के उसने ज़्यादातर अभिलेख जो लिखवाए हैं वो किस में है, ब्राह्मी लिपि में, जो कि बाएं से दाएं लिखी जाती थी। अब आप इसको कैसे याद रखेंगे, आपसे ये भी कभी कभी पूछा जाता है कि ब्राह्मी लिपि कैसे लिखी जाती थी, कभी दे देता दाएं से बाएं, कभी बाएं से दाएं, कभी ऐसे आपको दे देता है और आप एग्जाम में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसको कैसे याद रखेंगे, ब्राह्मी लिपि यानी बा से ब्राह्मी, बा से बाएं, यानी बाएं से, ये बा से शुरू होता है, ये बा से, तो बाएं से दाएं। और अशोक के ये अभिलेख उत्तर पश्चिम भारत में जो मिले हैं, यानी कि हमारा उत्तर पश्चिम भारत जो हो गया हमारा, ये उत्तर पश्चिम भारत यानी कि उत्तर और पश्चिम भारत, यानी इस एरिया में जो भी अभिलेख मिले हैं वो मिले हैं हमें किसमें, खरोष्ठी लिपि में। और खरोष्ठी लिपि जस्ट इसका उल्टा है, जस्ट वाइस वर्सा हो जाएगा आपका, तो ये क्या हो जाएगा, दाएं से बाएं। खरोष्ठी लिपि में आप क्या कैसे याद रखेंगे, अगर आपने ब्राह्मी लिपि याद कर लिया तो आपको खरोष्ठी लिपि याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अगर आपको ये याद है तो आप ये वैसे ही सही कर लेंगे कि ये दाएं से बाएं लिखी जाती थी, ठीक। और इसके लाध्यमान और शीर कुल के जो अभिलेख हैं वो यूनानी और अरेमाइक में लिखे गए हैं। लाध्यमान आप कैसे याद रखेंगे कि कौन किस में लिखे गए थे, लाध्य में या है, या से यूनानी, और अरेमाइक आप ऐसे ही याद कर लेंगे कि अरेमाइक में लिखे जाते थे, ठीक। इसके बाद जो अशोक के अभिलेख थे, जैसा कि मैंने बताया कि उस समय की भाषा हर कोई नहीं पढ़ पाता था, कुछ स्पेशलिस्ट ही होते थे जिन्होंने उस समय की भाषा सीखी हुई होती थी, तो वही लोग पढ़ पाते थे। तो उस समय जो अशोक के अभिलेख जिसने पढ़े थे, तो उसका नाम क्या था, उनका नाम था जेम्स प्रिंसेप। ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, इसको याद रखेंगे। सर्वप्रथम अशोक के अभिलेख जो है जेम्स प्रिंसेप ने पढ़े थे 1837 में। 1837 को याद करने का सबसे अच्छे तरीका है, 3 है, आ से मिलता है यानी अशोक, 7 है, सा से मिलता है यानी अशोक, अशोक, इतना याद रखेंगे आप, 37 आपको याद हो जाएगा, ठीक। तो जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के अभिलेख पढ़े थे 1837, 18 आपको ऐसे याद रखना है। अब आते हैं जो एक और इम्पोर्टेंट अभिलेख है, वो है एरण अभिलेख, जो कि मध्य प्रदेश से प्राप्त हुआ है, जिसमें वराह प्रतिमा पर हूणराज तोरमल के लेखों का विवरण है। वराह प्रतिमा यानी कि किसी देवता की हम मान सकते हैं, उस समय के जो भी धार्मिक देवता वगैरह मानते थे, तो उनकी प्रतिमा पर हूणराज तोरमाड़ का जो क्या है, लेखों का विवरण है। ये हूणमाड़ के तोरमाड़ राजा थे, उनका लेखों का विवरण दिया गया है एरण अभिलेख में, जो कि एमपी में है। ये आपसे पूछ लिया जाता है एरण अभिलेख का किससे संबंध है, एमपी से संबंध है, ठीक। अब आते हैं प्रशस्ति। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्रशस्ति। प्रशस्ति क्या होती है दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं थोड़ा सा वर्ड ये कठिन लगता है, हमें एग्जाम में नहीं याद रहता है कि प्रशस्ति का मतलब क्या है। तो प्रशस्ति क्या होती थी, प्रशस्ति वो होती थी जो कि ब्राह्मणों, राजाओं और कवियों या ब्राह्मणों के द्वारा जो भी राजाओं की प्रशंसा में जो लिखी जाती थी, प्रा से प्रशस्ति, और प्रा से क्या याद करेंगे आप लोग, प्रशंसा। यानी कि प्रशस्ति का मतलब है प्रशंसा, यानी कि आप आम भाषा में कह सकते हैं कि चापलूसी टाइप की, जो बटरिंग करते हैं ना हम लोग टीचर वगैरह की, जो भी है इससे हमें कुछ काम निकालना होता है, तो वही कह सकते हैं, उसको उस टाइम पे बोलते थे प्रशस्ति, ठीक। तो प्रशस्ति मतलब है प्रशंसा। तो जो ब्राह्मणों और कवियों द्वारा, जो विद्वान ब्राह्मणों कवि होते थे, उनके द्वारा राजा महाराजाओं की प्रशस्तियाँ लिखी जाती थी, यानी कि उनकी प्रशंसा में उनकी बढ़ाई चढ़ाई बहुत ही बढ़ा बढ़ा कर की जाती थी। और इसमें आप एक बात याद रखेंगे, ये एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रशस्तियों में सिर्फ बढ़ाई की जाती थी, यानी उनकी प्रशंसा ही की जाती थी, उनकी निंदा नहीं की जाती थी, उनकी निंदा नहीं की जाती थी, यानी कि उनकी निंदाओं का कोई वर्णन नहीं था, ठीक। निंदा नहीं की जाती थी, वो हमेशा उनकी प्रशंसा ही की जाती थी। जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट प्रशस्ति है प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति कहाँ है, इलाहाबाद में, जो अशोक का स्तंभ है, जिसे अशोक स्तंभ कहते हैं, जो कि समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिश्रेण ने लिखवाया था। हरिश्रेण ने क्या है, हरिश्रेण ने क्या किया था, समुद्रगुप्त इसका दरबारी कवि था, यानी जब ये इसका कवि है तो प्रशंसा किसकी करेगा, समुद्रगुप्त की। तो प्रयाग प्रशस्ति में, जो कि अशोक के स्तंभ में, हरिश्रेण ने समुद्रगुप्त की विजयों और नीतियों का वर्णन किया था,
ठीक, आप इसको याद रखेंगे, एग्जाम में पूछा जाता है बहुत ज़्यादा। इसके बाद आते हैं ऐहोल अभिलेख। ऐहोल अभिलेख को किसने लिखवाया था? तो ये था चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि रवि कीर्ति ने। ठीक, रवि कीर्ति यानी इनकी कीर्ति बहुत थी। ऐहोल अभिलेख जो लिखवाया था चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि रवि कीर्ति ने लिखा था। पुलकेशिन द्वितीय और हर्षवर्धन के बीच इन्होंने क्या किया था? युद्ध का वर्णन किया था। ठीक, आप इसे याद रखेंगे, ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है और ये इम्पोर्टेंट है, और ये चीज़ें आपसे बहुत पूछी जाती हैं, तो आप इसे याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं सिक्के। प्राचीन स्रोतों में मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ सिक्के हैं। सिक्कों से हमें उस टाइम के जो राजाओं की शक्तियाँ होती थी ना, और उस बारे में हमें जानकारी मिलती है, उन शक्तियाँ, उनकी धार्मिक नीतियाँ, रीति रिवाज वगैरह, उन सभी की जानकारी मिलती है हमें। और सिक्के जो उस टाइम पे जारी किए जाते थे, उस समय हर प्रकार की धातु उपलब्ध नहीं थी, कि जैसा आप लोग जानते हैं कि उस समय जो सबसे पहली खोजी गई धातु थी हमारे प्राचीन काल में, वो क्या थी? तांबा थी। सबसे पहले जो हमारी खोजी गई धातु थी तांबा थी, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता में भी तांबे का ही यूज़ किया जाता था। तो उस टाइम के सिक्के क्या होते थे? प्राचीन काल के तांबा के होते थे, सोना के होते थे, चांदी के होते थे, शीशा के होते थे। ठीक, उसके बाद इन सिक्कों का जो भी अध्ययन किया जाता है, सिक्कों के बारे में उसे क्या बोलते हैं? मुद्रा शास्त्र या नुमिस्मेटिक्स कहते हैं। ये एग्जाम में पूछा जाता है, इस क्वेश्चन को याद रखेंगे। सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है? मुद्रा शास्त्र या नुमिस्मेटिक्स। और प्राचीन सिक्के जितने, जो सबसे प्राचीन सिक्के होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? आहत सिक्के, जो कि 5वीं सदी में डाले गए थे। आहत सिक्के ने इसलिए कहते हैं क्योंकि यह कठोर सतह पर आहत करके बनाए जाते थे, यानी प्रहार करके बनाए जाते थे। उस समय कोई टेक्नोलॉजी तो थी नहीं कि आप ऐसे मतलब कटिंग करके बना देंगे, तो कटिंग करके नहीं बनाया जाता था उन्हें क्या किया जाता था? किसी पत्थर से कूट करके, प्रहार करके, आघात करके बनाया जाता था। तो इसलिए इन्हें आहत सिक्के कहते हैं, जो कि सबसे प्राचीन थे। आहत सिक्के सबसे प्राचीन हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि भाई टेक्नोलॉजी थी नहीं, जब इतना जब कूटा जा रहा है उन्हें पत्थर के द्वारा, तो समझ लीजिए कि वही आहत सिक्के हैं, जिन्हें आहत करके बनाया जा रहा है, जो कि 5वीं सदी में आए थे। प्रा से प्राचीन, 5 से 5वीं, इसको ऐसे याद रखेंगे आप। उसके बाद आते हैं कि सर्वाधिक सिक्के किसने, पहले हम याद करें कि सबसे पहले भारत में जो था वो सिक्कों का प्रचलन किसने किया था? तो वो किया था, किसने किया था? हिंद यूनानियों ने। तो भारत में सबसे पहले सिक्कों का प्रचलन किया था हिंद यूनानियों ने, और सर्वाधिक सिक्के चलाए थे मौर्योत्तर काल में। मौर्य काल हम जानते हैं कि भारत में काफ़ी अच्छा काल माना जाता है, जिसमें बहुत वीरशाली और शक्तिशाली शासक हुए थे, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट अशोक वगैरह हुए, बहुत सारे लोग हुए थे, और इसमें सर्वाधिक सिक्के इन्हीं लोगों ने चलाए थे मौर्य कालों में। आप ऐसे याद करेंगे, अशोक बहुत ही पावरफुल शासक था, इसीलिए उन्होंने बहुत सारे सिक्के चलाए थे, शक्तिशाली थे। उसके बाद आते हैं सोने के सिक्के सर्वप्रथम किसने चलाए थे? तो वो चलाए थे कुषाणों ने। और सोने के सर्वाधिक सिक्के चलाए थे गुप्त शासकों ने। अब ये कैसे याद करेंगे? भैया इन्होंने गुप्त रूप से चलाए थे, इसलिए उनके बहुत सारे हो गए थे, इसलिए ये सर्वाधिक हो गए थे। ठीक, तो सोने के सर्वप्रथम चलाए थे कुषाणों ने, और सोने के सर्वाधिक चलाए थे गुप्त शासकों ने। और सीसे और पोतीन के सिक्के, 7 से सीसे, 7 से सातवाहन, इसको ऐसे याद रखेंगे। सीसे और पोतीन के सर्वाधिक सिक्के चलाए थे सातवाहन शासकों ने। ठीक, अब आते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई चित्रों पर देवताओं, राजवंशों और प्रतीक और धार्मिक लेखों का वर्णन मिलता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये देखिए यहाँ पे उस समय मौर्योत्तर वगैरह काल के या कुषाणों के काल के सिक्कों में जो है वो राजा महाराजाओं के चित्र अंकित थे, किसी में धार्मिक चित्र अंकित थे। और जो हमारे शीशे और पोटीन के सिक्के थे, जो कि सातवाहन शासक के थे, वो ऐसे दिखते थे जिसमें कुछ लिपि वगैरह या कोई चित्र वगैरह बना दिए जाते थे, लेख वगैरह लिख दिया जाता था, उस टाइप के सिक्के थे। ठीक, अब आते हैं वास्तुकला। जैसा कि हम जानते हैं कि प्राचीन भारत के इतिहास में हमें मंदिर वगैरह से भी जानकारी मिलती है, जो कि हमारी वास्तुकला का बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट स्रोत है इस समय। ठीक, तो मंदिरों से विभिन्न प्रकार की शैली वगैरह देखने को मिलती है कि उस टाइम पे कौन सी शैली यूज़ की जाती थी, किन चीज़ों का धार्मिक महत्व था। हमारे भारत में हम जानते हैं कि दक्षिण भारत, जो कि हमारे दुनिया में दक्षिण पूर्व एशिया और मध्य एशिया, यानी कि हमारे इंडिया से रिलेटेड, जो भी भारत से रिलेटेड है, पर एशिया का जो भी पार्ट है हमारा, वहाँ से हमें क्या क्या मिले हैं? स्तूप, जैसे कि मैंने आपको पीछे बताया, बुद्ध के स्तूप मिले हैं हमें, और विभिन्न प्रकार के मंदिरों की हमें प्रकाश पड़ता है, विभिन्न प्रकार के मंदिरों के बारे में भी जानकारी मिलती है, जो कि भारतीय संस्कृति पर प्रकाश डालती है। और जिसमें हमें कुछ गुफाएं वगैरह भी मिली हैं, जिसमें हमें चित्रकारी मिली है उस टाइम की। ठीक हो, जिसमें से सबसे इम्पोर्टेंट है हमारी अजंता की चित्रकारी,
तो ये भी हमारे स्टोरी में बहुत इम्पोर्टेंट है कि उस समय का लोग का जीवन कैसा था, उन लोगों का रहन सहन कैसा था, वो क्या खाते थे, क्या और कैसे मतलब किन चीज़ों का यूज़ करते थे। तो ये सभी जानकारी हमें गुफाओं में जो बने चित्र हैं उस टाइम के, उनसे भी मिलती है, जिसमें हमें उनकी मानवीय भावनाओं की जानकारी मिलती है। ठीक, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। और एक चीज़ याद रखिएगा, जैसे मैंने अभी आपको पीछे बताया कि अजंता के चित्र में क्या है, जो कि है मानवीय भावनाओं के, इसलिए पता चलता है क्योंकि ये चित्रात्मक लिपि थी, यानी कि यहाँ पे चित्र के माध्यम से समझाया गया था, इसको पढ़ा नहीं गया है। ठीक, इसको आप याद रखेंगे, इसको पढ़ा नहीं गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं साहित्यिक स्रोत या द्वितीयक स्रोत। ठीक, या इन्हें हम कह सकते हैं कि अप्रत्यक्ष स्रोत। ठीक, वो प्रत्यक्ष थे या प्रत्यक्ष स्रोत। इसमें क्या आते हैं, धार्मिक स्रोत और लौकिक स्रोत। ठीक, धार्मिक स्रोत के अंतर्गत हम जैसे जानते हैं ब्राह्मण ग्रंथ से रिलेटेड है, जिसमें वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत, पुराण, स्मृति ग्रंथ और ब्राह्मणेतर ग्रंथ आते हैं, कि जो भी धर्म से रिलेटेड हमारे ग्रंथ हैं वो सभी धार्मिक ग्रंथ में आते हैं। और लौकिक ग्रंथ में आते हैं जीवनियाँ, कल्पना प्रधान और गल्प साहित्य। जीवनियाँ जो भी राजा महाराजाओं ने मतलब जो शासक वगैरह थे उन्होंने जो भी लिखी, और कल्पना प्रधान यानी कि कुछ स्मृति पर आधारित, जैसे हमारी कल्पना प्रधान स्मृति से रिलेटेड हमारी मन और बहुत सी ग्रंथ वगैरह हैं उनसे रिलेटेड, और गल्प साहित्य। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम लोग कि जो हमारे प्रत्यक्ष साज में हमारे जो साहित्यिक स्रोत हैं ब्राह्मण ग्रंथ में, उनमें पांडुलिपियां भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। ठीक, पांडुलिपियों के अंतर्गत आते हैं हम, तो पांडुलिपियां किसे कहते हैं, पांडुलिपियां वे होती हैं जो कि हाथ से लिखी जाती थी। उस समय कोई मशीन वगैरह तो थी नहीं कि आप मशीन से छपाई वगैरह कर देंगे और कार्बन कॉपी निकल के आ जाएगी, उस टाइम पर ऐसा नहीं होता था। तो प्राचीन युग में कोई टेक्नोलॉजी ना होने के कारण पांडुलिपियों को जो है हाथ से लिखा जाता था, और खासकर ये कहाँ लिखी जाती थी, मंदिरों, खासकर ये सीख लीजिएगा, खासकर ये कहाँ लिखी जाती थी, मंदिरों और विहारों से प्राप्त होती थी। विहार जहाँ पे बुद्ध के अनुयायी वगैरह जहाँ पर रुकते थे वो उन्हें विहार कहा जाता था, जो कि खास करके जो हमारे पहाड़ी इलाके होते थे उन चट्टानों को खोद करके बनाए जाते थे विहार वगैरह। तो हाथ से पांडुलिपियाँ लिखी जाती थी, मंदिरों और विहारों में हाथ से लिखी जाती थी। और इनकी भाषा क्या थी उस समय, तो इनकी भाषा थी संस्कृत, जो कि सबसे प्राचीन है। संस्कृत, प्राकृत और तमिल भाषाओं में लिखी जाती थी। और इनका पांडुलिपियों का जो अध्ययन किया जाता था, अध्ययन करने वाले को क्या कहा जाता, मैन्युस्क्रिप्ट। ये क्वेश्चन याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जाता है ये दोनों क्वेश्चन। ठीक, अब आते हैं कि ये पांडुलिपियाँ किस में लिखी जाती थी। मैंने जैसे आपको बताया कि पांडुलिपियाँ ताड़पत्र या हिमालय क्षेत्र में भुर्ज नामक का पेड़ होता है, भोज पेड़ होता है, उसकी छाल से एक पेपर तैयार किया जाता था जिसे भोजपत्र कहा जाता है, उस पर ये लिखी जाती थी पांडुलिपियाँ हमारी। और इसमें क्या क्या वर्णन किया जाता था उसमें पांडुलिपियों में, इसमें धार्मिक मान्यताएं, उस टाइम की व्यवहार लोगों का कैसा था, राजाओं का जीवन, औषधि के बारे में, जैसा कि हम जानते हैं कि आयुर्वेद वगैरह उस टाइम पर ऋग्वेद वगैरह में सभी औषधि वगैरह का वर्णन किया गया है। और महाकाव्य हमारे रामायण महाभारत हो गई, और कविताएं व नाटक हो गई हमारे। ठीक, ये सभी किस में लिखी जाती थी, भोजपत्र में लिखी जाती थी, और इन्हीं को पांडुलिपियाँ कहा जाता था। इन एक एक पेज तैयार करके इसको एक किताब का रूप दे दिया जाता था, इसलिए इसे मैन्युस्क्रिप्ट, जिसका अध्ययन करते थे जो, तो उनको मैन्युस्क्रिप्ट कहा जाता था, क्योंकि वो एक किताब होती थी, उस किताब को पढ़ने वाले को कहा जाता जो भी इसका अध्ययन करता था। ठीक, उसके बाद आते हैं कि इन सभी जो संस्कृत, प्राकृत, तमिल जो भी थी, ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी लिपि, जितनी भी लिपियाँ थी उनका अध्ययन जो भी करता है, अध्ययनकर्ता को क्या बोलते हैं, उसको कहा जाता है लिपि विद्या, पुरालिपि विद्या। लिपियों के विकास के अध्ययन को कहा जाता है, मतलब कि पहले हमारी ब्राह्मी लिपि आई, जिसका विकास का क्रम है, ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी लिपि, अरमाइक लिपि, और हमारी हो गई ब्राह्मी यूनानी नी हो गई हमारी, और अरमाइक हो गई। सभी जितनी लिपियाँ थी उनका कालक्रम के अनुसार जो भी अध्ययन है विकास का, जो भी अध्ययन था उसको हम क्या कहते हैं, पुरालिपि विद्या कहते हैं। ये एग्जाम में पूछा जाता है, इसको याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देख लीजिए आप, ये जैसे भोजपत्र पे उस टाइम की जो पांडुलिपि थी, इसका जो भी अध्ययन करता है, हम लोग को तो समझ में नहीं आती है कि क्या लिखा हुआ है, लेकिन जो भी इसको समझता है, उसका अध्ययन करता है, उसको हम क्या कहते हैं, अध्ययन करने वाले को, जो भी अध्ययन करने का प्रोसेस होता है वो मैन्युस्क्रिप्ट किया जाता है, इसका जो भी अध्ययन होता है ये मैन्युस्क्रिप्ट कहलाते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं धर्म ग्रंथ की। उस समय प्राचीन काल में साहित्य के स्रोतों के अंतर्गत
धर्म ग्रंथों में कौन कौन से हमें ग्रंथ मिले थे? वैदिक ग्रंथ मिले थे। वैदिक ग्रंथ कितने हैं? वैदिक ग्रंथ कितने थे? 4 थे। सबसे प्राचीन है ऋग्वेद, फिर सामवेद, फिर यजुर्वेद, फिर अथर्ववेद। ऋग्वेद हमारा सबसे प्राचीन है। इसमें हमें धर्म कर्म के बारे में, सभी के बारे में, आयुर्वेद वगैरह के बारे में जानकारी मिलती है। सामवेद हमारा किससे रिलेटेड है? संगीत से रिलेटेड ग्रंथ है। और यजुर्वेद हमारा यज्ञ वगैरह से रिलेटेड ग्रंथ है। और अथर्ववेद हमारा वही जादू टोने वगैरह, जादू टोने हो गया, और ये धार्मिक रहस्य वगैरह से रहस्य में जादू टोने वगैरह से रिलेटेड है। ठीक, उसके बाद आते हैं ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ में आते हैं यज्ञों व कर्म कांडों के विधान को अच्छी तरह समझने के लिए। यानी कि जब ये सारे वैदिक ग्रंथ आए थे, उसके बाद जब यजुर्वेद आया, यजुर्वेद में यज्ञ करने के लिए जो विधि विधान होते थे, कर्मकांड होते थे, तो जब विधियां बनेंगी तो वो जो विधि जो भी बनाते थे उन्हें हम कहते थे ब्राह्मण ग्रंथ। यानी कि एक तरीके से यज्ञ करने के नियम जो थे वो थे हमारे ब्राह्मण ग्रंथ के अंतर्गत आते थे, जिसमें कर्मकांड विधाओं को अच्छी तरह समझने के लिए। उसके बाद आते हैं आरण्यक ग्रंथ। अब देखिए, अरण्यक ग्रंथ, पहले अरण्यक ग्रंथ हम ऐसे याद रखेंगे कि अरण्यक का मतलब होता है जंगल, यानी कि जो जंगल में लिखे जाते थे उन्हें हम कहते हैं अरण्यक ग्रंथ। तो इसमें क्या कहा जाता था? तो कुछ लोग ऐसे थे जो कि वैदिक ग्रंथों से समर्थित थे, और कुछ लोग ऐसे थे जो वैदिक ग्रंथ से समर्थन नहीं रखते थे। ठीक, तो जो समर्थन रखते थे और जो समर्थन नहीं रखते थे, तो उनमें से कुछ लोग थे जो नहीं रखते थे, वो चले गए थे जंगलों वगैरह में, जहाँ पे उन्होंने अरण्य ग्रंथों की रचना की थी और अपने विचार रखे थे। और उन विचारों में उन्होंने सबसे ज़्यादा जो विचार रखे थे वो कौन से विचार थे? वो थे उस समय के हमारे दार्शनिक विचार। यानी कि उस समय अरण्य ग्रंथों में क्या बताया गया है? दार्शनिक विचार। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखिएगा कि अरण्य ग्रंथों की विषय वस्तु क्या है। तो अरण्य ग्रंथों की विषय वस्तु है दार्शनिक और रहस्यात्मक विषयों का वर्णन किया गया है। ठीक, और इसमें क्या है? यज्ञवाद के स्थान पर, यानी यज्ञों के स्थान पर इन्होंने चिंतनशील यानी लॉजिकल ज्ञान को महत्व दिया था। ये लोग लॉजिकल ज्ञान के पक्ष में थे। जंगल में है लेकिन लॉजिक की बात करेंगे। ठीक, वो वाला सीन है। तो इन्होंने दार्शनिक यानी फिलॉसफी और रहस्यात्मक विषयों के बारे में चर्चा की है। अब उसके बाद आते हैं अरण्य ग्रंथ के बाद उपनिषद। उपनिषद का अर्थ क्या होता है? उपनिषद का मतलब होता है, उप का मतलब है समीप, और निषद का मतलब है बैठना। यानी कि गुरु के समीप बैठकर शिक्षा प्राप्त करना। ठीक, क्या प्राप्त करना? शिक्षा प्राप्त करना। गुरु के समीप बैठकर शिक्षा प्राप्त करना, उसको बोलते हैं उपनिषद। उपनिषद क्या है? ये हमारे वेदों का अंतिम भाग है, इसीलिए हम क्या कहते हैं? इन्हें वेदांत भी कहते हैं। जो हमारे वेद थे उनमें वेदांत अंतिम भाग होने के कारण उपनिषदों को वेदांत भी कहा जाता है। ठीक, और उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108। ये एग्जाम में पूछा जाता है। और जो हमारा राष्ट्रीय वाक्य है सत्यमेव जयते, ये कहाँ से लिया गया है? ये मुंडको उपनिषद से लिया गया है। याद रखेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। सत्यमेव जयते हमारा लिया गया है मुंडको उपनिषद से। उसके बाद आते हैं वेदांग। अब वेदांग क्या थे? अब जैसा कि हम जानते हैं कि वेदों की भाषा क्या थी? हमारे संस्कृत थी, यानी कि वेद संस्कृत भाषा में लिखे गए थे। और ये कोई आम संस्कृत नहीं थी कि जैसा हम लोग अभी पढ़ते हैं। ये उस समय की बहुत ही मतलब कठिन संस्कृत थी, इतनी क्रिटिकल थी कि आम जनता इसे पढ़ नहीं सकती थी। तो इस संस्कृत को समझने के लिए क्या किया गया था? वेदांग की रचना की गई थी। यानी कि वेदों के इसका अर्थ समझने के लिए वेदांग की रचना की गई थी। ठीक, वेदांग कैसे याद रखेंगे कि किसके? वेदों के अर्थ को समझने के लिए वेदांग यानी वेद को दिए अर्थ, वेद जिसने दिए। ठीक, तो वो है अर्थ समझने के लिए वेदांग की रचना की गई थी। और इनकी संख्या कितनी है? 6 है, जिसमें कौन कौन से हैं? शिक्षा है, कल्प है, व्याकरण है, निरुक्त है, छंद है और ज्योतिष है। ठीक है, इसको याद रखेंगे, 2-3 बार पढ़ेंगे आपको याद हो जाएगा। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। चलिए, तो एक बार रिकॉल कर लेते हैं इसको। साहित्यिक ग्रंथ में हमारे सबसे पहले कौन से आते हैं? वैदिक। साहित्यिक ग्रंथ में हमारे सबसे पहले आते हैं हमारे वेद। वेद के बाद ब्राह्मण। वेद कितने हैं? 4 है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। और सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? हमारा ऋग्वेद, जो कि संस्कृत भाषा में लिखा गया है। उसके बाद आते हैं वेदों, जब वेद आ गए तो उसमें यजुर्वेद भी था, जिसमें यज्ञ वगैरह की शुरुआत हुई थी। ठीक, तो यज्ञों को करने के लिए जो विधि विधान थे उसको समझाने के लिए, जो भी कर्म कांड थे उनको समझाने के लिए क्या किया गया था? ब्राह्मण ग्रंथों की रचना की गई थी। अब कुछ तो इससे समर्थित हो गए यज्ञ वगैरह करने से, लेकिन कुछ समर्थित नहीं थे, तो वो लोग जंगल में थे। तो जंगल में उन्होंने क्या किया था? आरण्यक ग्रंथों की रचना की थी, जो कि
उनकी विषय वस्तु क्या थी? फिलॉसफी यानी दार्शनिक, और क्या थी? रहस्यात्मक थी। ठीक, अब उसके बाद हम बात करते हैं उपनिषद की। उपनिषद मतलब जो लोग गुरु के समीप बैठकर शिक्षा प्राप्त करते थे उनको बोलते थे उपनिषद। अब जब इतने सारे रचना वगैरह हो गए थे तो ऑब्वियस सी बात है कि गुरु भी बन गए होंगे, तो गुरु के समीप जो भी बैठ कर के शिक्षा प्राप्त करते थे उन्हें उपनिषद कहते थे। और हमारे सत्यमेव जयते किससे लिया गया है? मुंडकोपनिषद से। उपनिषदों की संख्या कितनी है? 8 है। उपनिषद के बाद आते हैं वेदों का अर्थ समझने के लिए वेदांग की रचना की गई, जिसमें कितने वेदांग है? हमारे 6 हैं। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं साहित्यिक स्रोतों में बौद्ध धर्म ग्रंथ। ये भी इम्पोर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आते हैं। बौद्ध धर्म ग्रंथ और जैन धर्म ग्रंथ। बौद्ध धर्म की भाषा क्या थी? हमारी पाली थी। जो भी किस भाषा में लिखे गए थे? बौद्ध धर्म ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए थे, और जैन धर्म ग्रंथ लिखे गए थे प्राकृत भाषा में। अक्सर इन भाषाओं को लेकर के हमें कन्फ्यूज़न हो जाता है। एग्जाम में पूछा जाता है पाली, प्राकृत और 2 और भाषाएं दे देगा। हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये किसकी है और ये किसकी है। तो इसको हम ऐसे याद रखेंगे, पाली यानी 2 वर्ड का नाम है तो ये बुद्ध से रिलेटेड है, और 3 वर्ड का नाम है जिसका नाम छोटा है उसकी भाषा बड़ी है, यानी कि जैन नाम छोटा है और इसकी भाषा बड़ी है। तो ये कैसे याद करेंगे? जैन धर्म की भाषा है प्राकृत और बौद्ध धर्म की पाली है। ठीक है, अब आते हैं बुद्ध के पूर्व से जीवन से संबंधित घटनाओं का वर्णन किस में किया गया था? जातक कथाओं में किया गया था। जातक कथाएं क्या थी? जो भी बुद्ध से पूर्व की जो घटनाएं थी, जीवन से पूर्व की घटनाएं थी, उस टाइम की जब इनका जन्म हुआ था उससे पूर्व की जो घटनाएं थी, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? जातक कथाएं, जो कि आम लोगों द्वारा कही जाती थी, इसलिए उन्हें जातक कथाएं कहा जाता है। अब ये पूछा जाता है एग्जाम में, जो क्वेश्चन पूछा जाता है अंगुत्तर निकाय से, कि अंगुत्तर बौद्ध ग्रंथ में अंगुत्तर निकाय में किसके विषय का वर्णन किया गया है? तो क्या है इसमें? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों का विवरण दिया गया है। ठीक, अब और इसमें बौद्ध धर्म में सबसे इम्पोर्टेंट है त्रिपिटक, जिसमें 3 पिटकों की चर्चा की गई है, जिसमें आते हैं बुद्ध पिटक। पिटक कितने थे? त्रिपिटक का मतलब है 3 पिटक थे। पिटक क्या थी? बौद्ध धर्म की जो शिक्षाएं थी, ठीक, उनसे रिलेटेड जो भी थे। बुद्ध एक मिनट, सॉरी, बौद्ध धर्म की जो शिक्षाएं थी उनसे रिलेटेड थे पिटक। तो इसमें कौन सी थी? पहला था बुद्ध पिटक, दूसरा था अभिधम्म पिटक, अभिधम्म पिटक, और तीसरा था विनय पिटक। बुद्ध पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। ठीक, बुद्ध पिटक में बुद्ध की शिक्षाएं, विनय पिटक में बुद्ध से रिलेटेड नियम जो भी थे, और अभिधम्म पिटक में धार्मिक रीति रिवाजों के बारे में चर्चा की गई थी। ठीक, अब उसके बाद आते हैं जैन धर्म ग्रंथ। जैन धर्म ग्रंथ की भाषा मैंने जैसे बताया कि कौन सी थी? प्राकृत थी। और जैन धर्म का संकलन किस में किया गया था? गुजरात में वल्लभी जो राजा थे, गुजरात के वल्लभी राजा के 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में इनका संकलन किया गया था। बौद्ध धर्म की शिक्षाओं का जो संकलन था तो वो कहाँ पे किया गया था? गुजरात के वल्लभी राजा के ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में। ठीक, और ये पूछा जाता है कि पूर्व किसे कहते हैं? तो पूर्व कहते हैं महावीर स्वामी द्वारा दिए गए जो भी मौलिक 14 प्राचीन ग्रंथों में है, महावीर स्वामी द्वारा दिए गए मौलिक सिद्धांत जो थे वो जो भी 14 ग्रंथों में है उन्हें हम कहते हैं पूर्व। और बौद्ध धर्म द्वारा जो सिद्धांत दिए गए थे वो क्या थे? त्रिपिटक थे, और महावीर स्वामी द्वारा जो दिए गए थे वो थे पूर्व थे। ठीक, और इन्हीं पूर्व को जो मौलिक सिद्धांत थे 14 थे, तो इनको क्या कर दिया गया था? बाद में 12 अंगों और उपअंगों में विभाजित कर दिया गया था। बाद में इन्हें 12 अंगों और उपअंगों में विभाजित कर दिया गया था। और सबसे महत्वपूर्ण जो इनके सिद्धांत थे वो थे, सबसे महत्वपूर्ण हेमचंद कृत था, वो था परिशिष्ट पर्व। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। ये परिशिष्ट पर्व किससे रिलेटेड है? तो जैन धर्म से रिलेटेड है, जिसकी रचना किसने की थी? हेमचंद्र ने की थी। ठीक, अब आते हैं कि जैसे हमने पढ़ा ऊपर कि बौद्ध धर्म ग्रंथ का संकलन किसमें था? अंगुत्तर निकाय में। वैसे ही जैन धर्म ग्रंथ में नहीं, बौद्ध धर्म ग्रंथ में 16 महाजनपदों का बताया गया था। अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी दी गई थी। वैसे ही जैन धर्म ग्रंथ में जो है 16 महाजनपदों की जानकारी जो दी गई थी वो किसमें दी गई थी? भगवती सूत्र में दी गई थी। ठीक, इसको याद रखेंगे। अब इनको याद कैसे करेंगे? कन्फ्यूज़न हो जाता है। अगर दोनों ही नाम आ जाते हैं एग्जाम में तो हम कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि कैसे याद होगा। तो इसमें देखिए, अगर अंगुत्तर निकाय यानी अंग, यानी कि इसमें ना लगा हुआ है, अगर ना आ रहा है मतलब कि ना नहीं चाहिए हमें, तो वो होगा हमारा बौद्ध। यानी कि अगर जैन हम कर देते हैं टिक तो गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें ना है, ऐसे याद कर दीजिए। तो अंगुत्तर निकाय किससे? बौद्ध से रिलेटेड है। और अगर ठीक है, और इसमें ना नहीं है तो वो किससे रिलेटेड है? जैन से रिलेटेड है।
ठीक, तो इसे कैसे याद करेंगे? भगवती सूत्र में था 16 महाजनपदों का उल्लेख है और बौद्ध ग्रंथ में अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए एक बार रिकॉल कर लेते हैं इसको। तो सबसे पहले हम बौद्ध जैन धर्म की भाषा याद करेंगे। बौद्ध धर्म की भाषा क्या थी? छोटा वर्ड बड़ा नाम छोटा वर्ड होगा यानी पाली भाषा, और जैन धर्म की भाषा थी छोटा नाम बड़ा वर्ड यानी कि प्राकृत भाषा। अब आते हैं बुद्ध की कथाओं को जो उनके जन्म से पूर्व की कथाएं थी उन्हें हम कहते थे जातक कथाएं कहते थे। इसके बाद आते हैं कि बुद्ध से संबंधित जो 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है वो कौन से ग्रंथ में मिलता है? अंगुत्तर निकाय में मिलता है। ठीक, और बुद्ध ने अपनी शिक्षाओं का वर्णन जो भी है, अपने जो उपदेश दिए वो उनके लिए 3 पिटक बना दिए थे। तो वो 3 पिटक कौन कौन से थे? बुद्ध पिटक, अभिधम्म पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। ठीक, बुद्ध पिटक में शिक्षाएं थी उनकी, विनय पिटक में बौद्ध धर्म से रिलेटेड जो भी संघ से रिलेटेड नियम थे, और अभिधम्म पिटक में धार्मिक रीति रिवाजों के बारे में जानकारी हमें मिलती है। ठीक, और जैन धर्म का संकलन पूछते हैं तो जैन धर्म का संकलन हमें कहाँ मिलता है? गुजरात के वल्लभी ये राजा के समय पे 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। और बौद्ध धर्म में जो भी उनके 14 सिद्धांत थे, मौलिक सिद्धांत थे, उनको क्या कहा जाता था? पूर्व कहा जाता था। और इन्हीं पूर्व को 12 अलग अलग अंगों और उपांगों में विभाजित कर दिया गया था। और सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ हेमचंद कृत कौन सा था? परिशिष्ट पर्व था। और जैन धर्म में 16 महाजनपदों का उल्लेख हमें कहाँ पर मिलता है? तो वो हमें कहाँ मिलता है? भगवती सूत्र में मिलता है। आप इसको याद रखेंगे। इसमें याद करने वाली चीज़ आपको ये है और ये है। ये बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, भाषा इनकी पूछी जाती है, और जातक कथाएं किसे कहते हैं ये पूछा जाता है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप तो ये याद रखेंगे आप। चलिए दोस्तों, आई होप आप लोग को अच्छा समझ में आया होगा। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू।